वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज हम बात करेंगे आपके टॉक्सिक ट्रेट्स के बारे में। हमें अपने टॉक्सिक ट्रेट्स से ज़्यादा इर्द गिर्द के लोगों के टॉक्सिक ट्रेट्स पता होते हैं कि उनमें बुरी आदतें क्या हैं। यार ये शख्स कंट्रोलिंग है, ये जेलस है, ये झूठ बोलता है, ये डिसऑनेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्से में आ जाता है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब आपको अपने टॉक्सिक ट्रेट्स के बारे में पता नहीं होता तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं यू आर ऑल्सो नॉट ट्राइंग टू फिक्स इट और इम्प्रूव अपॉन इट। कल मेरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग मुलाकात हुई किसी से और वो ना एक करियर के बड़े एक अजीब से पड़ाव पर हैं कि उनके करियर में अचानक से रिडंडेंसी आई है कि उनकी नौकरी चली गई है और उस वक्त उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनकी अप्रोच टू लाइफ ये थी कि मैं काम में इतना ज़बरदस्त हो जाऊँ, इतना माहिर हो जाऊँ कि मैं इंडिस्पेंसिबल हूँ, कि मुझे हमेशा रखना एक इदारे के लिए या एक टीम के लिए ज़्यादा फ़ायदे में हो और देयरफॉर वो मुझे कभी जाने ना दे। लेकिन इस असना में उन्होंने कभी भी अपनी टीम और लोगों के साथ जो अपना रिलेशनशिप है उसमें इन्वेस्ट नहीं किया, बल्कि उनको जज किया। कई दफ़ा जब अपने लेवल ऑफ मोटिवेशन और ड्राइव के साथ दूसरों को मैच करता हुआ नहीं देखते थे तो दूसरे को निकम्मा, इनकॉम्पिटेंट या इनकेपेबल या इनडिसिप्लिन समझते थे। एंड आई वॉज जस्ट अमेज्ड कि एक बंदे के अंदर एक झटका जब अल्लाह मियाँ देता है, दैट इज़ एवरी टाइम अ पॉसिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि यार मेरे टॉक्सिक ट्रेट्स क्या आते हैं एंड हाउ कैन आई बिकम अ बेटर पर्सन। एंड एवरी डे, मैं अपनी मिसाल अगर आपको दूँ, मुझे रोज़ाना ऐसे लोग मिलते हैं जो माशाल्लाह करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं जब उनके साथ बैठती हूँ, देयर जेनरोसिटी, द वे दे आर ट्राइंग टू हेल्प अदर पीपल, चाहे वो अच्छी सलाह देकर हो, उनकी तकलीफ़ सुनकर हो, उनको उसके मसले से निकाल कर अपनी एक्सपर्टीज़ ऑफ़र करके हो जिसके लिए वो चार्ज भी नहीं कर रहे, तो मैं सोचती हूँ यार दुनिया में कितने अच्छे लोग मौजूद हैं। बहरहाल जी, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक ऑफ टॉक्सिक ट्रेट। क्या आपको रिकग्निशन है कि आपके अंदर कोई मनफी कैरेक्टरिस्टिक है और क्या आप उसको बदलना चाहते हैं? अगर बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलें और क्यों कर बदलें, और बदलते बदलते जब दोबारा रिवर्स गियर लगा देते हैं और अपने आप को समझते हैं यार कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, माइट एज वेल गिव अप, मैं हूँ मुगैम्बो, इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो वहाँ से कैसे निकला जाए, इस पे आज हम बात करेंगे। ज़बरदस्त पैनल है जी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तूबा ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं, मेंटल हेल्थ एडवोकेट हैं, योगा प्रैक्टिस करती थी बट फिजिकल फिटनेस एंड मूवमेंट इज़ इंपॉर्टेंट टू हर, सो आई वाज जस्ट कैचिंग अप। शी इज़ लाइक योगा आजकल हो नहीं रहा, मैं जिम ज्वाइन कर लिया। सो थैंक यू फॉर स्टिकिंग टू मूवमेंट। थैंक यू तूबा फॉर बीइंग हियर। एंड ऑफ कोर्स आई हैव अ वेरी डियर फ्रेंड विद अस, और मेरी बहुत अच्छी दोस्त इसलिए भी है बिकॉज वी वेंट टू स्कूल टुगेदर, हाई स्कूल में हम साथ थे, और आज हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी चीज़ों के नामों निशान मिटते चले जा रहे हैं। हम एक ऐसा महान बैच थे कि उसके बाद हमारा स्कूल भी गायब हो गया, सो वी वर जस्ट कैचिंग अप ऑन दैट। बट शी इज़ ऑल्सो द co-founder of Be Me. She is a trained psychologist and we are going to delve deeper into the human psychology. हमारे साथ मौजूद है शारमीन खान। अस्सलाम वालेकुम शारमीन। How are you? Thank you very much for making time for us today. Thank you for inviting me. शुक्रिया। और ऑफ कोर्स हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं वासिफ मज़हर, क्योंकि ये जो टॉक्सिक ट्रेट होते हैं ना, वो ना सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ में बड़े आया होते हैं बल्कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी निकल कर आते हैं। कई दफ़ा टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट्स आपके अंदर टॉक्सिक ट्रेट्स पैदा करते हैं। सो देयरफॉर वी हैव एन HR एंड OD कंसल्टेंट जो कि फाउंडर हैं मेक इट हैपन ग्लोबल के। हमारे साथ हैं वासिफ मज़हर। थैंक यू वासिफ फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस एज वेल। सबसे पहले अगर शारमीन आपसे शुरुआत करूँ, मुझे बताएं कि इज़ इट टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, यानी कुछ लोग कहें कि यार जिसको लोग मेरी नेगेटिव या मेरी टॉक्सिक आदत समझते हैं वो दरअसल मेरी खूबी है, ये तो दुनिया मिसअंडरस्टैंड कर रही है, तो ये इस वाले माइंडसेट के बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, कोई भी चीज़ जो एक्सट्रीम में होती है ना, वो एक मनफी ट्रेट हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बहुत ज़्यादा जेनरस है तो उनको लगेगा कि मैं इतनी जेनरस हूँ, मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ मगर मैं अपने लिए नहीं कर रही, मैं डिप्लीटेड हूँ, तो वो एक पर्सनल टॉक्सिक ट्रेट हो सकती है। उसके अलावा अगर कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है मगर उस गुस्से के अंदर वो अपनी सारी भड़ास निकाल रहा है और घर खुश जा रहा है, ठीक है, तो वो अंदर से खुश है मगर शायद उसके गिर्द जो रिश्ते हैं वो मुतासर हो रहे हैं, तो फिर वो भी एक टॉक्सिक ट्रेट हो सकती है। हाँ। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इट इज़ अ टू साइडेड कॉइन इफ़ यू थिंक ऑफ इट इन दैट वे। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। एक आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, एक दूसरों का एक्सपीरियंस होगा जो आपके इर्द गिर्द हैं एंड दे आर नोटिसिंग व्हाट इज़ हैपनिंग टू यू। अच्छा तूबा, मुझे एक बात बताएं, अक्सर जब हम किसी को कोई नाइंसाफ़ी करता हुआ देखते हैं या किसी मनफी ट्रेट के साथ देखते हैं तो हमारी किताबें भी यही कहती हैं, और मैंने बहुत सारे बच्चों को ये सवाल करते हुए देखा है कि इनकी ज़मीर की आवाज़ नहीं है, यानी अंदर से वो जो आवाज़ आती है, जो आपका एक कॉन्शियस होता है, जो आपका एक मॉरल कंपस होता है, वो क्या आपको बता नहीं रहा कि आप गलती कर रहे हैं या ज़्यादती कर रहे हैं? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि जिन लोगों के मनफी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं
क्या उनकी ज़मीर की कोई आवाज़ नहीं होती? So, हमारे अंदर दो देयर इज अ कोड दैट देयर टू वुल्व्स और वो ही ज़्यादा एक्टिव होता है जिसको हम फीड करते हैं। तो बिल्कुल आवाज़ होती है, बट देन सिंपली हमारी नॉर्मल इंट्यूशन भी होती है। जब हम उसको नहीं सुनते रहते तो इट काइंड ऑफ लाइक उसकी आवाज़ कम हो जाती है। सो आई थिंक दे प्रैक्टिस सो मच ऑफ नॉट लिसनिंग टू दैट वॉइस बिकॉज इट इज़ अनकम्फर्टेबल ना। अपने वुंड्स को देखना, अपने ईगो को देखना, अपने टॉक्सिक ट्रेट को देखना एक बहुत कॉन्शियस एफर्ट और काम है जो हर किसी को नहीं करना होता। सो द ईजियर वे इज़ टू ब्लेम इट एंड टू फील एम्पावर्ड इन दैट केस। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वासिफ, यही सवाल अगर मैं आपके पास लेके आऊँ, लेकिन मैंने इसमें ना रबर बैंड बिहेवियर देखा है कि कई दफ़ा आदत से मजबूर या अनकॉन्शियस हमारी जो कंडीशनिंग है उसकी वजह से एक नेगेटिव ट्रेट डिस्प्ले में आता है। मिसाल के तौर पे आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाते हैं और एक्सट्रीम गुस्सा कर जाते हैं और गुस्से में आप क्या बोल रहे हैं, ऑल फॉल बक रहे हैं, आपको नहीं पता। सो अक्सर ऐसे लोगों को देखें, चाहे वो पर्सनल कैपेसिटी में या प्रोफेशनल कैपेसिटी में, अगर बहुत गुस्सा करके एक्सप्लोड हो जाते हैं, थोड़ी देर के बाद वो रिबाउंड करते हैं, वो वापस आके आपसे सुलह करने की कोशिश कर रहे होते हैं या कहते हैं अच्छा यार हो गया ना, उस वक्त गुस्सा आ रहा था। तो ये एक तरह से तो उनकी ज़मीर की आवाज़ है। लेकिन अभी जैसे तूबा ने कहा कि कई लोग अपने आप को उस गिल्ट से बिल्कुल आरी कर लेते हैं कि यार आई एम नॉट गिल्टी, आई एम हु आई एम, और गलती तुम्हारी थी, वो उल्टा ब्लेम करते हैं। तो इन दोनों पर्सनैलिटीज़ में क्या फ़र्क है और आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है? Thank you for having me on the show, Sidra. I think what I have observed personally and professionally, दोनों तरह की जो traits हैं, उसकी reasoning को समझना बहुत ज़रूरी है। Okay. वो usually कहा जाता है कि you're the average of 5 people that you spend time with। तो 5 लोगों के साथ जो आप टाइम गुजार रहे होते हैं, आपके इर्द गिर्द के जो 5 लोग हैं, colleague, family, कोई भी हो सकता है, friends, I think how they appreciate or recognize your behavior, that plays a very key part। So कुछ लोग हार्डवेयर से सीख जाते हैं, कुछ लोग मेरी तरह शायद धक्का स्टार्ट होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं, कुछ लोग बहुत फास्ट लर्नर होते हैं। सो जिस तरह के बिहेवियर और एटीट्यूड को अप्रिसिएशन या रिकग्निशन मिलती है पार्टी बी की तरफ से, ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो इनकलकेट होना स्टार्ट हो जाता है और आपको लगता है कि क्योंकि ये बिहेवियर मैंने किसी एक्स जगह पे आजमाया था और मैं वाई पे भी कर सकता हूँ विदाउट इवन थिंकिंग कि शायद दूसरी तरफ से भी रिस्पॉन्स वैसा ही आ सकता है। आई थिंक दैट्स हाउ दे प्लान देमसेल्फ एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके अंदर वो चीज़ आ जाती है। डिस्पाइट ऑफ हार्ड लर्निंग इन देयर लाइफ दे कंटिन्यू to follow the path of I believe catastrophe। और जब वो हिट करती है तो फिर बहुत बुरी तरह हिट करती है, तब वापस जाने का चांस बहुत कम होता है। अच्छा, हम ना अक्सर अपने इमोशंस को ट्रेट्स का नाम दे देते हैं एंड इट इज़, हम इतने अनअवेयर हैं, हमने इतना वक्त ही नहीं उस पर लगाया कि हमें पता ही नहीं है कि इमोशन अपने आप में गलत या सही नहीं हो सकता, उसको जज नहीं करना चाहिए। इट्स लाइक ड्राइविंग अ कार विद अ लॉट ऑफ इंडिकेटर्स अराउंड यू। तो अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल कम है तो वो आपको इंडिकेट करेगा, अगर आपकी गाड़ी हीट अप हो रही है तो वो आपको बताएगा। दीज आर ऑल इंडिकेटर्स। शारमीन, वी डोंट सी आवर इमोशंस दैट वे। मैंने कितने लोगों को देखा है जो आके कहते हैं कि भाई मुझसे मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, आप बस कुछ ऐसा बताएं जिससे मैं अपना गुस्सा कंट्रोल करूँ, नॉट रियलाइजिंग दैट गुस्सा इज़ एन इमोशन, इट इज़ ट्राइंग टू इंडिकेट समथिंग अबाउट योर एनवायरनमेंट और योर पर्सनैलिटी जो आप सुनना नहीं चाहते हैं। आप क्या कहेंगी? 100% एंड आई वुड से कि हमें कुछ चीज़ें जो स्कूल में सिखाई जाती है ना, हमें स्कूल में सिखाया जाता है हैप्पी फेस, सैड फेस, एंग्री फेस। तो हमारी वोकैबुलरी इतनी कम होती है। अगर हमें बुखार होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम गर्म हैं, ठीक है। अब उस गर्मी की वजह 36 हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, जो भी है, डॉक्टर आपको गाइड करता है कि दर्द कहाँ हो रहा है। सही। तो उसी तरह अगर आपके पास वोकैबुलरी नहीं है, मैं कहती हूँ कि ये देखें कि हाउ इज़ योर बॉडी फीलिंग, पेट में भारीपन है, सर में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ से आप थोड़ा अपने इमोशन को समझ सकेंगे। एक दफ़ा समझ में आ जाए कि ये क्यों है, फिर सोचें कि अच्छा ज़िंदगी में क्या हुआ है, तो पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच लेके कि अच्छा क्या हुआ है। एंड अक्सर हम क्या करते हैं कि सोचे बगैर हम सबसे पहले एक रिएक्शन देते हैं, या तो रोना आता है या चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं या सो जाते हैं। तो ये भी समझना कि अच्छा ये मेरी सोच है, ये एक्शन हुआ है, मुझे ये सोल्यूशन लेना चाहिए, और फिर वहाँ से आगे चलना। ये एक थोड़ा सा ज़्यादा होलिस्टिक अप्रोच होता है। और आहिस्ता आहिस्ता हमें ये भी समझ में आना शुरू हो जाता है कि जब मुझे गुस्सा आता है मेरे पेट में दर्द होता है, जब मुझे उदासी होती है मुझे रोना आता है।
और आहिस्ता आहिस्ता वो अल्फाज भी हम समझना शुरू कर लेते हैं। आई थिंक दैट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और इसकी एक और मिसाल ट्रैफिक के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि गलत ट्रेन में अगर बैठ गए और वो उल्टी डायरेक्शन में जा रही है आपकी डेस्टिनेशन से, सो द लॉन्गर यू स्टे ऑन दैट ट्रेन द मोर फ्रस्ट्रेटेड यू आर गोइंग टू फील। और ये भी आपका नेगेटिव ट्रेड है कि आप समझ रहे हैं कि यार अब ये ना मैजिकली ये खुद ब खुद मेरी डेस्टिनेशन पे ले जाएगी, या जहाँ ले जा रही है वही मेरी डेस्टिनेशन है। दैट काइंड ऑफ अ सरेंडर इज़ ऑल्सो समटाइम्स इट कैन बी टॉक्सिक। लेकिन तूबा इसको दूसरी मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं कि समटाइम्स यू नो यूर ऑन द रॉन्ग पाथ, और आपको ज़िंदगी बहुत सारे मौके देती है कि आप इस एग्ज़िट से यू टर्न ले लें और वापस आ जाएं, बट वी टेंड टू इग्नोर इट। हम किसी ना किसी तरह के कंफर्ट में होते हैं वे वी डोंट वांट टू डिसरप्ट थिंग्स। ये भी टॉक्सिक ट्रेट है। सो आई थिंक इसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा करेज से है, बिकॉज जैसे शर्मीन बात करी थी कि व्हेन वी डोंट सिट विद एन इमोशन और हमें कोपिंग मैकेनिज़्म। मैं एक एग्जांपल दूंगी, मेरी एक दोस्त है और वो बहुत गुस्से से बात करती है, एंड जब उससे इंटरेक्शन के बाद उसको मैंने मालूम हुआ कि वो जिस इन्वायरमेंट में काम करती थी लोग उसकी बात नहीं सुनते थे, एंड देन शी काइंड ऑफ लाइक लर्नड कि अब मुझे चीख के ही बात करनी है। सो इट टेक्स अ वाइल फॉर यू टू सिट विद दैट इमोशन टू रियलाइज़ कि अच्छा ये चीज़ यहाँ वर्क नहीं करी थी, कोपिंग हेल्प मी फॉर अ सर्टन मोमेंट। और जो चीज़ें हम अवॉइड करते हैं थ्रू एक्सपीरियंस, आई हैव लर्नड कि वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट होती हैं, कहीं ना कहीं वही ट्रेट वो आपको हर दफ़ा अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं दिख रहा होता है। तो जो आप वैसे नहीं डील करेंगे, ज़िंदगी आपको ले आएगी ऐसी जगह पे जहाँ यू हैव टू डील विद इट। सो इट्स बेटर दैट यू डू इट बिफोर। आई थिंक दिस इज़ सच अ वंडरफुल थॉट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं कि जिन चीज़ों को आप इग्नोर करेंगे, देयर इज़ अ सर्टन पॉइंट इन लाइफ जिसमें आप कहते हैं ना कि हम छोटे होते हुए सारे ऐसे डंडी मारते थे कि आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन विंटर्स में ना अगर स्वेटर या ब्लेजर पहनना है तो सिर्फ आधी शर्ट को इस्त्री करेंगे, सिर्फ आगे से इस्त्री करेंगे। वी ऑल डोंट दैट दोस स्टूपिड सिली थिंग्स। और ये मेरे ख्याल में कुछ अरसे तक काम करता है कि घर की सफाई की तो अलमारियों में चीज़ें भर दो, रख के नीचे जो ना कुछ चीज़ को कर दो, बिस्तर के नीचे लगा दो, मगर दे विल कम अ पॉइंट इन टाइम कि दे विल बी नो स्पेस अंडर द बेड एंड यू विल स्टिल हैव अ लॉट ऑफ जंक एंड यू विल हैव टू अनलोड दैट जंक। तो अब ब्रेक के बाद वापस आने के बाद हम अनलोडिंग द जंक की बात करेंगे, बिकॉज इट्स अ ब्रिलियंट टाइम। ये जो आपके पास 4-5 अब दिन रह गए, 10 दिन रह गए हैं, ये बड़ा सीक्रेट टाइम है। इसमें अगर आप चाहें तो यू कैन टेक अ लीड ऑफ व्हाट दिस कमिंग ईयर इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट। अगर आप एक अच्छा साल गुजारना चाहते हैं, कई दफ़ा हमें लगता है यार खुद ब खुद ही अच्छा हो जाएगा, नहीं, उसको प्लान करना पड़ता है, कुछ फैसले करने पड़ते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइट नाउ। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सवाल, बिकॉज वी आर इन द प्रेजेंस ऑफ 2 एनर्जी हीलर्स जो आपको बताते हैं कि आपकी इमोशंस और आपके ख्यालात कहाँ आउट ऑफ अलाइनमेंट हैं। व्हाट यू वांट यू आर लिटरली पुशिंग इट अवे, तो आपको क्या करना चाहिए। सो माय की ट्रेट इज़ कि कई दफ़ा लोग एक बड़ा दोहराते हुए नज़र आते हैं कि जिनकी वजह से वो थेरेपी में हैं, जिनको असल में थेरेपी की ज़रूरत है, वो जा नहीं रहे, और दूसरे लोग जो उनसे अफेक्ट हो रहे हैं उनको बेचारों को जाना पड़ रहा है और अपनी टॉक्सिक ट्रेट्स और दूसरे की टॉक्सिक ट्रेट्स अपने थेरेपिस्ट के साथ बैठ के फिगर आउट करनी पड़ रही है। ये किस हद तक हकीकत है, आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। तुबा, डू यू थिंक पीपल हु एक्चुअली नीड थेरेपी आर ब्लाइंड साइडेड एंड अदर्स हु आर अफेक्टेड, उसमें से कोई वोक इंसान है तो बेचारा चला जाता है? मेरे एक्सपीरियंस में तो ज़्यादातर वो होते हैं जिन पे यू नो दे आर द विक्टिम और दे वेंट थ्रू इट, बट ऑल्सो जो लोग जिन्होंने कोई ऐसी हरकत की होती है तो दे ऑल्सो शो फॉर थेरेपी, बट ज़्यादा तादाद उनकी है जिन दे हु आर द विक्टिम हु काइंड ऑफ लाइक रिसीव दैट। And I forgot what was the next question you asked. So this is very interesting. शर्मीन, मुझे बताओ कि तुम्हारे एक्सपीरियंस में भी देखो मदद की ज़रूरत तो दोनों को है. I can't shame the person because even if you were at the receiving end of a toxic attitude or a toxic behavior, तो आपके भी कॉग्निटिव डिसोनेंस तो इस लेवल की थी ना कि आपने उसको बर्दाश्त किया और हो सकता है काफ़ी अरसे तक बर्दाश्त किया. यू डिड नॉट हैव द कॉन्फिडेंस और द वॉइस और द बाउंड्री टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ. तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों को ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जिन्होंने आपको उस मनफी रवैये से सब्जेक्ट किया, जिनकी वजह से वो मसाइल हुए, क्या वो लोग भी कभी थेरेपी में आते हैं? वो लोग आते हैं, मगर वो यूजुअली जब आते हैं ना वो कहते हैं कि थेरेपी की ज़रूरत मुझे तो नहीं है, उससे है. ठीक है, तो कपल्स की मिसाल ले लेते हैं. अगर एक कपल थेरेपी के लिए आ रहा है या एक इंसान थेरेपी के लिए आ रहा है एंड इज सेइंग दैट आई फील लाइक विक्टिमाइज्ड है या जो भी है, जो भी मसला चल रहा है, तो यूजुअली क्या होता है कि बात करते करते लगता है अच्छा पार्टनर में इशू है. जब आप पार्टनर को सामने बुलाते हैं, पार्टनर कहता है या कहती है कि मेरे अंदर कोई मसला नहीं है, सारे मसले उधर है. एंड यूजुअली दैट इज़ व्हाट यू सी व्हेन यू आर डीलिंग विद पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स. कि जब अकड़ बहुत ज़्यादा होती है कि मैं तो ऐसा ही हूँ या मैं तो ठीक हूँ,
तो दैट इज़ व्हेन दीज प्रॉब्लम्स कम इन कि सेकेंडरी इंसान ज़्यादा। तो शर्मीन मुझे बताओ, जो लोग टॉक्सिक होते हैं, समझ ये आ रहा है कि वो या तो दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं, हालात को ब्लेम कर रहे होते हैं, वो अपने ऊपर इस चीज़ का बर्डन नहीं लेते और काफ़ी हद तक सेल्फ अश्योर्ड होते हैं। ये कैसे होता है और इज़ इट जस्ट अ मास्क? काफ़ी हद तक इट्स अ मास्क बिकॉज अ लॉट ऑफ सच पीपल जो औरों को ब्लेम कर रहे होते हैं ना, उनका अंदरूना रिश्ता अपने आप के साथ इतना ख़ास अच्छा नहीं होता। सही। सेल्फ क्रिटिसिज्म होती है क्योंकि अंदर उनकी आवाज़ इट्स लाउड, इट्स क्रिटिकल, तो बाहर की तरफ भी वो लाउड एंड क्रिटिकल आवाज़ आपको सुनाई देती है और एक तरह से उसको ब्रश ऑफ कर रहे होते हैं, एक फसाड होता है। जी। अच्छा मुझे ये बताइए वासिफ, कई दफ़ा हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है, पीपल डोंट लीव जॉब्स, दे लीव बैड मैनेजर्स। तो प्रोफेशनल लाइफ में आपने क्या टॉक्सिक ट्रेट्स देखे हैं जो अब जेन ज़ी या न्यूअर प्रोफेशनल्स या मिड टीयर प्रोफेशनल्स बर्दाश्त नहीं कर रहे? टू मच प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर रहे, बदतमीज़ी को बर्दाश्त नहीं कर रहे, या ज़रूरत से ज़्यादा काम के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर रहे? कौन सी ऐसी टॉक्सिक चीज़ें हैं जो अब वर्क प्लेस पे आपको नज़र आ रहा है कि क्लियरली बदल रही हैं? आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है। एक चीज़ जो बहुत रिसेंट टाइम्स के अंदर निकल कर आई है अक्रॉस इंडस्ट्री इज़ द लैक ऑफ पर्पस। नाउ कहने को ये कोई टॉक्सिक ट्रेट नहीं है, बट इफ़ यू लैक अ पर्पस व्हेन द व्हाई इज़ क्लियर हाउ बिकम्स ईजी वाला थोड़ी सी अप्रोच है। सो वो लोग मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी जिनको लैक ऑफ पर्पस नहीं मिल रहा है, लैक ऑफ पर्पस है जहाँ पे दे आर नॉट रेडी टू बी पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि आप करना क्या चाहते हैं। सेकेंडली आई थिंक प्रेशर से ज़्यादा एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है इज़ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, सेंस ऑफ रिकग्निशन। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं एक टेबल पे हूँ, किसी बोर्ड रूम में हूँ, मीटिंग के अंदर हूँ, एंड अगर मैं अपनी आवाज़ बुलंद नहीं भी कर पा रहा, मैं 4 लोगों के सामने बात नहीं कर पा रहा, तो ये कोई टॉक्सिक बात नहीं है। मैं एक ऐसा इंडिविजुअल हूँ जो शायद आपसे अपनी बात अकेले में करना चाहता है, या मुझे किसी ऐसे एक्सपीरियंस का सामना रहा है जहाँ पे मैं दोबारा पब्लिकली अपनी बात, ओपिनियन को नहीं लेके चलना चाह रहा। सो आई थिंक हाउ आई डू इट एज अ कंसल्टेंट इज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है, किस बिहेवियर को ट्रिगर कर रही है, और उसका रिवॉर्ड या पेनलाइजेशन कैसे है। सो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो जेन ज़ी है या कोई भी जनरेशन है, उस पूरे कल्चर को अडेप्ट एंड अंडरस्टैंड करने के लिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसी चीज़ को आपने जो फ्रेमवर्क हमें दिया ऑफ द प्रोफेशनल लाइफ, लेट्स ट्राई टू हैव अ पैरेलल ऑफ दैट इन आवर पर्सनल लाइफ्स। हमारे इंटरजेनरेशनल बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में बदली हैं, जैसे पार्टनर्स के बीच में रिश्ता, पेरेंटिंग के मॉडल्स और घर के हमारी बाकायदा साख्त। यानी पहले अगर सिर्फ मर्द कमाता था तो उसकी इंटाइटल्ड होना एक जुज़वी चीज़ समझी जाती थी कि हाँ जी ये तो होगा ही ना क्योंकि ब्रेड विनर वो है। अब हालात, सोशल फैब्रिक बहुत हद तक बदल चुका है। इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तुबा, आप अपने इर्द गिर्द क्या नोटिस कर रही हैं? बिकॉज सबसे बड़ी तकलीफ़ लोगों को ये है कि वी आर इन ट्रांजिशन। वो पुराना वाला मॉडल चल नहीं रहा, बल्कि पुराने वाले मॉडल को हमने टॉक्सिक करार दे दिया है कि भाई अगर मर्द घर का बताएगा कि क्या करना है या क्या नहीं करना तो ही इज़ टू कंट्रोलिंग, ही इज़ टू ओवर पावरिंग। बट दिस बेचारा मैन हु इज़ राइट नाउ इन हिज प्रॉबेबली इन हिज 40s, उसने मॉडल ही ये देखा था। उसके घर में तो उसके अब्बा की सुनी जाती थी, उसके अब्बा की कही भी पत्थर पे लकीर होती थी। नाउ ही डजंट नो हाउ टू अडेप्ट टू दिस न्यू एनवायरनमेंट। सो दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग बिकॉज जो चीज़ें पहले वर्क नहीं करी थी वो सारी निकल के आ रही हैं। सो इवन व्हेन देयर वाज सो मच एग्रेशन इन द वुमेन बिकॉज बहुत ज़्यादा सप्रेस किया गया था। So now there is some element के like now I will prove, या बहुत दफ़ा I interact with female clients that they want to prove a point and they want to use their power, whereas now the work is so much about respecting people for who they are, you know. So I think अब वो इसलिए इज्जत नहीं करना क्योंकि तुम कमा रहे हो, इज्जत इसलिए करना बिकॉज आप इंसान हैं, you और आप deserve अच्छे that. इंसान हैं। बिल्कुल। और एब्सेंट होने की भी चॉइस नहीं है। पहले आपको याद है कि वन ऑफ द टॉक्सिक ट्रेट्स आई नोटिस इन हाउस होल्ड्स इज कि एक बंदा सारे काम कर रहा होता था, या एक बड़ी अनफेयर सी डिवीजन थी। हमारे फादर्स के वक्त में मुझे याद है कि अब्बू को ये भी नहीं पता होता था कि हमारी क्लास का सेक्शन कौन सा है, या हमने कॉमर्स के सब्जेक्ट सजेस्ट किए हैं या साइंस के किए हैं, एंड दे यूज्ड टू एक्चुअली टेक प्राइड इन इट कि भाई ये तो मेरा काम ही नहीं है, मैंने सिर्फ फीस प्ले कर दी है, सो दैट्स अबाउट इट। But I noticed that parents, both men and women, are far more involved with their children. So we have this is a good thing, right, Tuba? Absolutely, where now it's more about partnership and equality. तो एक शख्स सिर्फ ये नहीं क्योंकि मैं सिर्फ कमा रहा हूँ तो rest of the things you have to deal with. Now जब अगर कुछ तो स्टे होम डैड्स हैं उनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि ये इतना इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, पर घर में बहुत ज़्यादा काम होता है।
So now both of the people are dividing work, showing up to really understand कि both people are respectable, और एक चीज़ को हम बिल्कुल deny नहीं कर सकते जो पहले किया जाता था. But it is also very interesting कि the community fabric right now ऐसा लगता है वो थोड़ी सी तार हो रही है या वो थोड़ी loosen up कर गई है. ये मैं क्यों कह रही हूँ शर्मीन, क्योंकि ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे मसले होंगे जिसमें you would like to imagine that the older people around you, the adults, the बुज़ुर्ग, वो आपसे ज़्यादा experienced हैं. लेकिन अगर आप उनके पास सलाह मशवरे के लिए जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि उनके पास जो सलाह है, जो सजेशन है, वो शायद आप अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई नहीं कर सकते. सो यू फीलिंग वेरी आइसोलेटेड एज वेल, वेरी अलोन इन योर प्रॉब्लम्स. तो फिर किसके पास जाएं? देखिए, इसके अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं. सबसे पहले हमारे जो बुज़ुर्ग हैं ना, दे डिड द बेस्ट दैट दे कुड. एंड सबसे खूबसूरत चीज़ जो जनरेशनल लर्निंग की होती है, जो आदम के ज़माने से चली आ रही है, कि हमारे पेरेंट्स हमें अपना बेस्ट देते हैं, वो हमारी बेसलाइन होती है. तो उनको जज करना या कहना कि दे डिड नॉट गिव इनफ इज़ अनफेयर, बिकॉज हम उनकी बेस्ट से ग्रो करते हैं और हर जनरेशन थोड़ी बेहतर होती है. ये एक चीज़ है. दूसरी चीज़, एक सवाल जो मैं भी काफ़ी अरसे से मैं काफ़ी लोगों से पूछ रही थी, डिस्कस कर रही थी, मैं फंसी हुई थी कि अब पिछले 30-40 सालों में लड़कियों की ग्रोथ के लिए इतना काम हुआ है, मगर लड़के जो हैं थोड़े से पीछे रह गए, क्योंकि उनकी हमें लगता था कि लड़के बेस्ट हैं, उनको हमेशा बेस्ट खुराक, बेस्ट पढ़ाई, बेस्ट सब कुछ मिलता था. तो जिस तरह चल रहा था पिछले 100 साल से, वैसे चलते आ रहे थे. तो अब जब मैंने कुछ अडल्ट मैन से बात की, डिफरेंट ओल्डर जनरेशन के, मैंने पूछा कि व्हाट मेक्स योर सन, और हाउ डू यू मेक श्योर कि आपका जो बेटा है वो अगली नस्ल के लिए प्रोडक्टिव होगा इन दिस न्यू एज. एंड दे सेड कि वी लीड बाय एग्जांपल. तो घर में बर्तन कभी हम भी धो लेते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है. I think I was lucky enough that my father used to drop us to school every morning. He was very involved in our schooling. And so this concept of a single parent household, जहाँ मियाँ बीवी दोनों हैं मगर सारा काम एक पर पड़ रहा है, वो हमने देखा नहीं. तो वो जो एक बैलेंस होता है वो ज़रूरी होता है. एंड जहाँ रही बात एडवाइस की, हमारे एल्डर्स जो हैं उनकी एडवाइस इट्स गोल्ड. There's a lot to learn from it, मगर उसके अंदर हमें डिसर्नमेंट आनी चाहिए कि कौन सी चीज़ इस ज़माने में चलेगी और कौन सी चीज़ इस ज़माने के लिए रिडंडेंट है. एंड वो जो है ना, वो हमारी अक्ल होती है. और मेरे ख्याल में फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए. कई दफ़ा आप बिल्कुल एक परफेक्ट सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स चाह रहे होते हैं. बेसिकली मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि सोल्यूशन हमारा दिमाग निकाल चुका होता है. जब हम किसी से मशवरा करते हैं ना, वी आर नॉट ओपनली आस्किंग फॉर एडवाइस, वी आर आस्किंग फॉर वैलिडेशन कि जो मैंने सोचा है ना, उसको बस एक स्टैम्प ऑफ अप्रूवल लगा दें. एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम कम्स इन. सो देयर आर सो मेनी टॉक्सिक ट्रेट्स है, सो मेनी टॉक्सिक बिहेवियर्स. लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा जो टॉक्सिक ट्रेट है वो, जैसे थोड़ी देर पहले शर्मीन भी कह रही थी, अकड़ है. कि जहाँ आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, लचक की, दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करने की, एक्टिव लिसनिंग की, इन तमाम चीज़ों की सलाहियत ख़त्म हो जाए. वासिफ, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये जो प्लास्टिसिटी है, इसको राधा मैं कहूँगी, इन आर पर्सनैलिटी, इन आर एटीट्यूड्स, इन आर माइंडफुलनेस, ये कैसे लेके आई जाए? आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको जो बिहेवियर आपके अंदर है या जो खामी आपके अंदर है, उसका ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है. सो फॉर एग्जांपल, आई कैन शेयर समथिंग विद यू. आई प्ले बैडमिंटन वेरी एग्रेसिवली फॉर द लास्ट 8-9 years. So I went into a phase where I was breaking rackets. And out of all that pressure, losing match and I broke around 18 rackets. So I started learning about Federer and all big players. And then I understood the emotion that okay, उस heat of the moment के अंदर मैं एक bad rate को अपने अंदर लेकर आ रहा हूँ, and I was getting proud of it. I was getting public about it कि I broke 17 rackets or I'm very emotional about it, charged up. But then I understood that if I cannot respect the tool that I have, वो चीज़ जो मुझे हेल्प करती है चीज़ें करने में, अगर मैं उसको रिस्पेक्ट नहीं कर सक रहा, मैं इमोशंस को चैनलाइज नहीं कर रहा, जो कि शुरू में आपने भी बात की थी. ये बहुत ज़रूरी है कि इमोशंस को आप ना सिर्फ अंडरस्टैंड करें उस पूरे कॉग्निटिव सिस्टम को, बल्कि उसको चैनलाइज भी करें. द डे आई लर्नड कि मैंने उसको चैनलाइज कैसे करना है, आई थिंक रिजल्ट्स चेंज्ड फॉर मी. सो बहुत दफ़ा क्या होता है कि हम ट्रिगरिंग पॉइंट को अंडरस्टैंड किए बगैर जिस चीज़ को आप इंस्पायर कर रहे हैं कि मैंने ये अचीव करना है, वो बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, पर्सनल लेवल के ऊपर, कि आप उसको समझें कि वो ट्रिगर क्यों कर रहा है, आपका रिएक्शन क्या आ रहा है, आप उसमें रिसेप्टिवनेस कैसे लेकर आना चाह रहे हैं.
एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको लगता है कि वो अडेप्टेबिलिटी या इलास्टिसिटी आप नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, यू शुड बी कंसर्न्ड अबाउट द रिजल्ट्स एज वेल। आई थिंक दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और ख़ास तौर पे जैसे आपने कहा ना कि मूवमेंट एक्चुअली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू प्रोसेसिंग इमोशंस। तभी हमारा दीन भी हमें कहता है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अपनी पोजीशन को चेंज करें, डिस्पोजिशन को चेंज करें, कि अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, अगर उस जगह से कहीं जा सकते हैं तो चले जाएं, हाइड्रेट करें। ऑल दीज थिंग्स आर स्मॉल एग्जाम्पल्स एज टू हाउ मूवमेंट कैन चेंज। इसके अलावा जो लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप माइंडफुलनेस के साथ विद द राइट ब्रीदिंग टेक्निक योगा कर रहे हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल। अगर आप बेसिक सन सैल्यूटेशन भी कर रहे हैं, 10 सन सैल्यूटेशन के बाद आपका जहन कुछ और सोचने के काबिल नहीं रहेगा। यानी जिस नेगेटिव थॉट को आप बड़ा पका रहे हैं ना जहन में, जो एक वॉशिंग मशीन के टम्बलर की तरह आपके जहन में घूम रही है, यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन इट व्हेन यू डूइंग सन सैल्यूटेशन। तभी आपको नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता है। सो लर्न टू अंडरस्टैंड कि कनेक्शन क्या है इन तमाम चीज़ों में। एवरी डे यू कैन स्ट्राइव टू बी अ लिटिल बेटर। आई वंस अगैन रिकमेंड दिस बुक जो मुझे बहुत पसंद है, एटॉमिक हैबिट्स, कि अगर आप 1% चेंज भी डेली लेके आते हैं ना कंसिस्टेंसी के साथ, तो एट द एंड ऑफ द ईयर यू हैव मूव्ड योर ट्रैजेक्टरी बाय अ 33%। तो ये बहुत बड़ा, यानी 30% की आपकी ज़िंदगी और हर चीज़ में तब्दीली आ सकती है। आई नो एट टाइम्स इट फील्स हार्ड, बट यू हैव द पावर टू मेक दैट चेंज। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मीन हमारे साथ थी, तूबा एंड बासिफ। इट वॉज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू टॉक टू ऑल ऑफ यू एंड टू हैव दिस कॉन्वर्जेशन अबाउट टॉक्सिक ट्रेड्स। आई होप दैट एवरीबडी हुज़ बिन लिसनिंग गॉट टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। इंशाल्लाह ताला पीर के रोज़ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।